हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का काउंटी चैंपियनशिप का मैच, जो कि होने जा रहा है एसेक्स और नॉटिंघमशायर के बीच में। तो पिछले सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी से अभी तक काउंटी चैंपियनशिप के जितने भी मैचेस हमने कवर करे हैं, एसेक्स का नाम हमारे दिमाग में काफ़ी अच्छी तरीके से है। नॉटिंघमशायर के मैचेस मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार कौन सा मैच दिया था ड्रीम 11 ने 4 डे मैच की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन एसेक्स के बारे में हमें काफ़ी आइडिया है। इवन इस सीज़न में भी एक दो मैचेस मेरे ख्याल से हो चुके हैं एसेक्स के। एक मैच ऐसा है जो कि ड्रीम 11 ने लिस्ट किया था, जो कि था वारविक के अगेंस्ट में। क्या होता है कि 4 डे मैचेस में एसेक्स एक अलग टीम बन जाती है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनकी बैटिंग बहुत अच्छी हो गई या बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई, लेकिन एज ए यूनिट एक सीज़न के बाद आप देखते हैं एसेक्स बहुत अच्छा कर रही है और पिछले 2 सीजन से तो यही हो रहा है। इवन इस सीज़न में भी वो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, मेरे ख्याल से अपने ग्रुप पे पहले स्थान पर हैं। डिस्पाइट उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। ये आइडिया हमें है कि एसेक्स का बैटिंग उतना कंसिस्टेंट नहीं होता है। कुछ मैचों में हो सकता है कोई एक आध बैट्समैन चल भी जाए, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं होता है बैटिंग उतना। लेकिन बॉलिंग जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इनकी, चाहे आप पेस डिपार्टमेंट की बात करो और स्पिन डिपार्टमेंट, जो एक ही बंदा है जो अकेला ही सब कुछ कर देता है, आप समझ सकते हैं। और ये तो आपको पता ही होगा कि इस तरह के मैचेस में, मतलब 4 डे 5 डे मैचेस में बॉलरों का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको मैच के रिजल्ट निकालने हैं तो। ठीक है, नॉटिंघमशायर की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत बुरी टीम नहीं है। पिछले सीजन में आपको अगर याद हो तो T20 चैंपियनशिप हुए थे, लिमिटेड ओवर क्रिकेट में तो काफ़ी अच्छी टीम है ही। 4 डे मैचेस में भी ये बहुत बुरी टीम नहीं है। ठीक है, इस सीजन में भी वो काफ़ी कांटे का टक्कर दे रहे हैं एसएस को ग्रुप चैंपियन बनने के लिए। और इन दोनों टीमों के बीच में नॉटिंघमशायर के घर में एक मैच ऑलरेडी हो चुका है जहां पर उन्होंने एसएस को हराया भी हुआ है। एक और बात जो बताना ज़रूरी है, ये मैच जो है होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में। ठीक है, इस ग्राउंड पे पिछले 3 सीजनों में, अगर मैं इस सीजन को भी कंसीडर करूं तो इस सीजन को लेके पिछले 3 सीजनों में एक भी मैच नहीं हारी है एसएस की टीम। हिस्ट्री ये कह रहा है कि इस ग्राउंड पे अगर आपको बचना है एसएस के अगेंस्ट में, तो एक ही चीज़ बचा सकता है और वो है वेदर। नहीं तो अगर मैच पूरा हो गया, अगर मैच डे 4 तक गया, तो एसएस के हाथों से आप नहीं बच सकते हैं। रीज़न क्या है, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा कि रीज़न क्या है, और अगर आपको नहीं पता है कि रीज़न क्या है तो हम पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से जो है पूरा वीडियो देखना। ये मैच होने जा रहा है काउंटी ग्राउंड एसेक्स, काउंटी ग्राउंड चेम्सफोर्ड में, जो कि एसेक्स का घर है। वेदर क्लियर है तो फिर से कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। पिछले सीजन पे ये कुछ चीज़ें थी। आखिरी 5 मैचों की बात करें तो एसेक्स यहाँ पर 3-2 से आगे चल रही है। ठीक है, ये नॉटिंघमशायर जो 2 मैच जीती है ना, उनमें से एक मैच ऐसा भी था जहाँ पर एसेक्स को उन्होंने एसेक्स के घर पे ही हराया हुआ है। थोड़ा सा पुराना मैच है, लेकिन अच्छी बात हमारे लिए ये है कि इस सीजन में तो चलिए एक मैच हो गया। पिछले सीजन के बॉब विलिस ट्रॉफी को छोड़ के उसके पहले वाले सीजन की अगर हम बात करें काउंटी का, तो वहाँ पर भी ये दोनों टीमें सेम ग्रुप पे थे। तो हेड टू हेड की काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं, जो कि अच्छी बात है हमारे लिए। और जैसे मैं कह रहा था कि इस ग्राउंड पे हारी ही नहीं है एसेक्स पिछले 2 सीजन में। ठीक है, 3 में से 3 यहाँ पर शायद हारना तो दूर की बात, एक भी मैच उन्होंने टाई भी नहीं करने दिया है पिछले 2 सीजनों की। अगर मैं 10 मैचों की बात करूं, इवन इस सीजन में भी 4 मैचेस हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनमें से भी उन्होंने 2 मैच जीता है, 2 मैच टाई किया है, और जो 2 मैच टाई हुए हैं वहां पर भी वेदर का हाथ था ओपोनेंट के ऊपर, नहीं तो वहां पर भी हालत खराब ही कर दिया था उन्होंने। ठीक है, ये कुछ परफॉर्मर्स हैं। आप नॉटिंघमशायर की बैटिंग नोटिस कर सकते हैं, इनकी बैटिंग काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी नीचे तक इनके पास बैटिंग है, और ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट में इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता भी है। ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जिनमें से हासिफ हमीद इस सीजन में भी काफ़ी अच्छा कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के नेशनल टीम में ये जुड़ चुके हैं तो खेलेंगे नहीं। बाकी ये कुछ प्लेयर्स हैं, शमित पटेल तो अवेलेबल नहीं है। और बॉलिंग पे पिछले सीजन में सिर्फ चैपल का ही नाम आया था, हालांकि बहुत अच्छा नहीं था, और यही एक चीज़ है जो नॉटिंघमशायर को काफ़ी पीछे कर देती है। ठीक है, वो बैटिंग से समझ लीजिए 500 रन भी बना देते हैं, लेकिन बॉलिंग से अगर ऑल विकेट डाउन नहीं कर पाए तो रिजल्ट नहीं आते हैं। तो वही चीज़ इनके अगेंस्ट में जाता था। इस सीजन में अभी तक तो ठीक ठाक बॉलिंग रही है, और आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से परफॉर्मर आए हैं। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ये है सेकंड लास्ट मैच, जो कि इसी पर्टिकुलर ग्राउंड के दोनों टीमों के बीच में हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करना है बस। तो देखो, 380 बना नॉटिंघमशायर ने, हार्मर के 4 विकेट, साथ में पोर्टर पिछले सीजन नहीं, सेकेंड लास्ट जो आखिरी जो काउंटी सीजन हुआ था इसके पहले वाला, मतलब 18-19 सीजन में, वहाँ पे पोर्टर थे एसिस की तरफ से मेन पेस बॉलर। ठीक है, पिछले सीजन में कुक उभर के आया और उसके बाद से कुक ने काफ़ी हद तक ओवरटेक करके रखा हुआ है पोर्टर को, अगर हम विकेट टेकिंग के मामले में बात करें तो जो भी हो,
एसएस की बैटिंग अच्छी नहीं हुई, ठीक है। किसने फिर भी सपोर्ट किया था? कुक ने। बॉलरों में से ल्यूक फ्लेचर शायद इनका नाम है, ये नाम आज के मैच में आपके काम पे आने वाला है, ये नाम जरूर से देख लेना। नॉटिंघमशायर की बैटिंग 266, यहाँ पर देखिए 380 बनाया था, जो कि डिसेंट स्कोर है आप कह सकते हैं। 266 ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं। मोर्स का आपका रन दिख जाएगा और हार्मर के विकेट यहाँ पर थे। एसएक्स फिर से बैटिंग उनका अच्छा नहीं हुआ। लीड किया किसने? फ्लेचर ने। बाकी कोई और बॉलर भी रह सकते हैं साथ में, लेकिन फ्लेचर कंसिस्टेंटली है। अच्छा, तो ये मैच नॉटिंघमशायर जीत गई और यही आखिरी मैच था जब नॉटिंघमशायर इस ग्राउंड पे जीती है। अच्छा, उसके बाद नॉटिंघम के घर पे ही एक मैच हुआ। अच्छा, ये है 17-18 वाला सीजन, ठीक है, जहाँ पे उतना अच्छा टीम नहीं हुआ करता था एसएक्स का। ये भी मेरे ख्याल से 17-18 वाला सीजन ही है। अच्छा, ये मैच है जहाँ पर नॉटिंघमशायर की बैटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी नहीं हुई थी। फ्लेचर ने बैटिंग से यहाँ पर कुछ रन बनाए, स्लेटर के कुछ रन थे। एसएक्स की बैटिंग फिर से उतना अच्छा नहीं, हार्मर बैटिंग से। बॉलिंग पे मुलानी और यहाँ पर पॉटर आपको दिख रहे हैं। नॉटिंघम पे मैच हो रहा है तो वहाँ पर पेसर्स ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि मतलब पहले 1-2 दिन में कम से कम। उसके बाद 337 फ्लेचर का फिर से बैटिंग से परफॉर्मेंस, बुलानी के रन, स्लेटर के रन, हार्मर का यहाँ पर भी 6 विकेट। एसएक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया। लीड किया किसने? वेस्ली ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यह है आखिरी मैच जब ये दोनों टीमें इसी ग्राउंड पे खेली गई हैं। क्या हुआ? नॉटिंघमशायर की बैटिंग बहुत ही खराब रही थी, लेकिन स्लेटर और क्लार्क आपको दिख रहे हैं, इन्होंने रन बनाया। बॉलिंग में पॉटर आपको दिख रहे हैं, और ये सीजन था जहाँ पर पॉटर ही मेन पेसर हुआ करते थे। अभी तो पॉटर से ज़्यादा विकेट कुक ले रहे हैं। उसके बाद हार्मर, कुक, सिडल, यहाँ पर उनके विकेट्स थे। एसएस की बैटिंग फिर से अच्छी नहीं हुई। आप नोटिस कर सकते हैं ये एक इनिंग्स छोड़ के, ठीक है, जिसको लीड किया था वेस्ली ने और मेरे ख्याल से रवि बोपारा थे यहाँ पे, ये एक इनिंग्स छोड़ के अभी तक हमने एसएस की बैटिंग अच्छी होती हुई नहीं देखी है। अच्छा, तो 241 लीड किया किसने? फिर से हार्मर की बैटिंग। ब्राउन और कुक, ये एक और नाम है जो आपको नोटिस करना है, निक ब्राउन शायद इनका नाम है। फ्लेचर के बॉलिंग से फिर से विकेट। नॉटिंघमशायर की बैटिंग फिर से अच्छी नहीं हुई। फिर से स्लेटर के रन, साथ में कुछ अन्य परफॉर्मर्स भी थे। हार्मर ने लीड किया और एसएक्स ने यहाँ पर चेस कर लिया। लीड किया किसने? वेस्ली ने फिर से, और कुक। नोटिस करो, ये है आखिरी मैच जो कि इसी ग्राउंड पे हुआ था दोनों टीमों के बीच में। वहाँ से हमारे पास कॉमन परफॉर्मर कौन से आ रहे हैं? स्लेटर, ठीक है। उसके बाद कुक, नीचे भी हमने कुक देखा है। उसके बाद वेस्ली एक इनिंग्स में आए हैं, और बॉलिंग में हमें दिख रहे हैं हार्मर यहाँ पे पॉटर के साथ, और यहाँ पर भी पॉट और हार्मर थे, साथ में फ्लेचर, ठीक है। ये कुछ नाम हमें कॉमन मिले हैं जो आखिरी इस ग्राउंड पे मैच हुआ था। और उसके पहले वाला मैच भी अगर हम देखें तो यहाँ पर कॉमन हमें फ्लेचर ही मिलेंगे हार्मर पॉटर के साथ, ठीक है, और कुक के कुछ रन। तो आखिरी जो 2 मैच हुआ है इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों के बीच में, तो ये कुछ कॉमन नाम हमारे सामने आ रहे हैं। ये है। और उसके बाद चौथा मैच जो कि फिर से नॉटिंघम के घर पे हुआ था। नॉटिंघम की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई। एसएक्स ने यहाँ पर बना दिया था 519 रन, ठीक है। किसने लीड किया? ब्राउन। यहाँ पर भी आपने इनका नाम देखा होगा, ब्राउन का, साथ में कुक, हार्मर के बैटिंग्स थे। यहाँ पर भी किसने लीड किया? ब्राउन ने। फिर से वेस्ली का कुछ रन, फ्लेचर के फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ विकेट हैं, और यहाँ पर मुरानी के रन थे, साथ में पोर्टर, सीटले कुछ थे। और नॉटिंघमशायर की बैटिंग यहाँ पर लास्ट इनिंग्स में आके ध्वस्त हो गई। हार्मर ने फिर से लीड किया पोर्टर के साथ। तो पोर्टर का नाम कई बार दिख रहा है इस फिक्चर में, ठीक है। और यही मैं आपको चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि पिछले सीजन तक भी पोर्टर ही मेन पेसर हुआ करते थे, लेकिन इस सीजन में पोर्टर को ओवरटेक कर चुके हैं कुक, सैम कुक जो है। तो ये है पिछले सीजन तक के जो मैचेस हुए हैं, पिछले सीजन नहीं मतलब उसके पहले वाले सीजन तक जो मैच हुए हैं, ठीक है। जिनमें से चेल्सफर्ड में हमने 2 मैच देखे हैं, नॉटिंघम पे 2 मैच देखे हैं, और एक मैच इसमें सिर्फ नॉटिंघमशायर जीती है। बाकी के हर मैच पे ही एसएक्स यहाँ पर हावी रही है। आप कह सकते हैं बैटिंग उतना अच्छा नहीं हुआ है सिर्फ, या आप कह सकते हैं कि ये एक इनिंग्स जहाँ पर 519 बनाया था, उन्होंने लीड किया था वेस्ली, ब्राउन और लॉरेंस ने, और ये एक इनिंग्स था, ये इनिंग्स था जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एसएक्स की बैटिंग अच्छी हुई है। नहीं तो एसएक्स एज बैटिंग साइड उतना अच्छा नहीं करा है, और नॉटिंघमशायर तो अच्छा नहीं ही करा है उन्होंने कभी भी अभी तक बैटिंग में। भले ही उनके सपोर्ट में मैच जो जीते हैं उन्होंने, ये जो मैच उन्होंने जीता था वहाँ पर भी उनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं हुई थी। अगर आप 380 को अच्छा स्कोर कह सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा तो हमने उनको बनाते हुए नहीं देखा है। वो अलग बात है कि एसएक्स की बैटिंग और ख़राब हुई थी तो उन्होंने ईजिली जीत हासिल कर लिया, लेकिन अभी तक हम जो नोटिस कर पा रहे हैं कि नॉटिंघमशायर की बैटिंग एक भी इनिंग्स में अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। और आखिरी जो मैच मतलब इस सीजन में जो मैच हुआ था ये भी हुआ था नॉटिंघम पे ही, मतलब नॉटिंघमशायर के घर पे। तो फिर से एसएस की बैटिंग यहाँ पर खराब रही। किसने रन बनाया? ब्राउन ने। 99 रनों में से ब्राउन का खुद का रन था 53,
ब्राउन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। मतलब आखिरी 3 मैचों में ब्राउन के खाते में एक ना एक इनिंग्स तो ऐसा आया ही है जहाँ पर उन्होंने रन बनाया है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। फिर से किसने लीड किया? ल्यूक फ्लेचर ने। अच्छा, नॉटिंघमशायर की बैटिंग डिसेंट रही, मैं कहूँगा बहुत खास नहीं लेकिन ठीक ठाक रहा। किसने लीड किया? मुलानी ने, जिनका भी नाम आपने ऊपर कई बार देखा होगा। बाकी हमीद और लिंडन जेम्स जो इस सीजन में नए आए हैं। लिंडन जेम्स ने आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था और काफ़ी अच्छे फॉर्म पर ये चल रहे हैं। आगे बातें करेंगे इनके बारे में। अच्छा, बोलर बेसिस स्नेटर के 7 विकेट थे, जिनका आज को खेल पाना था थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। एसएस की बैटिंग फिर से खराब। फिर से किसने लीड किया? ब्राउन ने। बाकी कुक और पॉटर के रन्स थे। लिंडन जेम्स के यहाँ पर भी विकेट्स थे। फ्लेचर और पैटरसन वाइट जो है इनके साथ, या फिर जी हाँ यही होंगे शायद, नहीं ये डेन पैटरसन थे। अच्छा, तो जो चीज़ हम नोटिस कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, एक बहुत ही यूनिक एक प्लेयर के बारे में, और वो है निक ब्राउन। हो सकता है आज के मैच में कुछ लोग लें कुछ लोग नहीं लें, लेकिन हिस्ट्री ये कह रहा है कि आखिरी जो 5 इनिंग्स उन्होंने खेला है नॉटिंघमशायर के अगेंस्ट में, उनमें से 4 पे उन्होंने रन बनाया है। ठीक है, मैंने आपको नोटिस करवा दिया है, अगर आप भूल गए होंगे फिर से बैक करके देख सकते हैं। उनमें से 3 अर्धशतक हैं और 1 शतक भी है। इवन जहाँ पे 99 पर भी निपट चुकी थी एसएस की टीम, वहाँ पर भी हमने निक ब्राउन का नाम देखा है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एसएस की बैटिंग 2 इनिंग्स में अच्छी हुई है, जिसको भी लीड किया था ब्राउन ने और वेस्ली ने। वेस्ली का भी कुछ रन हमने यहाँ पर देखा है, आपने नोटिस करा होगा। लेकिन नॉटिंघमशायर की बैटिंग यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं हुई है। अगर आप ये जो स्कोर्स हैं 323 जैसे यहाँ पर बनाया था, ऊपर हमने 380 बनाते हुए देखा है, तो अगर आप उन स्कोरों को अच्छा कहना चाहते हैं तो वही अच्छा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा टोटल हमने बनते हुए नहीं देखा है उनके तरफ से भी। एसएस की बैटिंग खराब हुई है तो वो हारे हैं, नहीं तो चेल्सफोर्ड में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर हमने एसएस की बॉलिंग भी अच्छी होती देखी है, जिसकी वजह से मैचेस भी उन्होंने जीते हैं। ठीक है, तो इस सीजन के एक मैच को इस सीजन के एक मैच को कंसीडर करने के बाद ही हम देख पा रहे हैं कि नॉटिंघमशायर के जो 2 जीत हमने देखा था हेड टू हेड में, 3-2 से वो आगे पीछे जो थे, तो वो दूसरा जीत यही है। बाकी एसएक्स फिर से यहाँ पर डोमिनेटिंग दिख रही है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं। कुछ कॉमन परफॉर्मेंस हमने नोटिस कर रहे हैं इसी तरह से, जैसे कि निक ब्राउन का नाम हमने देखा है। पॉटर और हार्मर बॉलरों में से ये नाम कई बार हमने देखे हैं। वेस्ली का नाम हमने देखा है, इनका नाम कुछ बार आया है। एक बहुत ही बड़े परफॉर्मर का उतना बड़ा कुछ परफॉर्मेंस अभी तक हमने इस राउंड में देखा नहीं है, और वो है एलिस्टर कुक। ठीक है, बीच में 30-35 रन के इनिंग्स हैं, लेकिन उतना खास कुछ नहीं जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप पूरे मैच में 40-50 रन के लिए तो शायद कंसिडर नहीं करोगे एलिस्टर कुक को, आप उनसे ज़्यादा रन की ही उम्मीद रखोगे, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं है। इसके सिवा भी स्लेटर का नाम हमने देखा है, कुछ मैचों में उन्होंने रन बनाया है। और नॉटिंघमशायर की तरफ से बॉलरों में कंसिस्टेंट जो परफॉर्मर नजर आए हैं हमें, वो है ल्यूक फ्लेचर। मुलानी का भी कुछ परफॉर्मेंस हमने देखा है। ये कुछ नाम है, कंसिस्टेंटली उस तरह से नहीं है मैं कहूँगा, इसीलिए मैं समराइज नहीं करवा रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो बैक करके देख सकते हैं, आपको ईजिली ये नाम जो है दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये है हेड टू हेड के बारे में। क्या क्या चीज़ें हमने नोटिस करा है कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स यहाँ पर हुए नहीं हैं। एक ही इनिंग्स था जहाँ पर 500 रन बनाया था एसएस ने, वो भी डिक्लेयर दे दिया था। एक इनिंग्स नॉटिंघमशायर का जहाँ पर उन्होंने 380 बनाया। एक इनिंग्स जहाँ पे एसएक्स ने चेस किया था 280, 2 विकेट के नुकसान पर। बाकी अगर हम देखें, मतलब टोटल समझ लीजिए 20 इनिंग्स हैं, ऑन एन एवरेज समझ लीजिए 17-18-20 इनिंग्स है 5 मैचों में, तो उनमें से 3 इनिंग्स हमें देखे हैं जहाँ पे रन बना है ज़्यादा, नहीं तो हमने ऑल विकेट डाउन होते हैं यहाँ पर देखा है। एसएस की बैटिंग को हमने कोलैप्स करते हुए भी देखा है। तो ये सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी है, लेकिन बॉलर का रोल यहाँ पर काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में और देखेंगे कि इस ग्राउंड पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसा हमने ऊपर बताया कि ये ग्राउंड जो है ये घर है और घर भी है एसएस का। ठीक है, तो पहले हम इस सीज़न के ही जो मैचेस हैं उसको देखेंगे। ऊपर तो आपने देख ही लिया, पिछले 2 सीजनों में 10 मैचेस जो कंप्लीट हुए हैं, 10 के 10 मैच एसएस जीती है। इस सीजन में 2 मैचेस वो जीत भी नहीं पाए हैं, तो कैसे नहीं जीते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं, है ना। अच्छा देखो, 490 उन्होंने बनाया था, ये था पहला मैच मेरे ख्याल से। जी हाँ, पहला मैच, सीजन का पहला मैच है, तो पिच बिल्कुल फ्रेश था और पहला इनिंग्स था, तो ऑफकोर्स रन बनने थे, तो रन बना भी था। रन बनाया था किसने? वेस्ली। साथ में नीचे से वेतर के कुछ रन थे और बाकी 30-38 करके कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे बाकी बैट्समैनों के। पेसर्स का अपर हैंड। वॉरचेस्टर के से मैच था, बॉलरों में से हार्मर, कुक। देखिए यहाँ पर मैच कंप्लीट नहीं हुआ था। ठीक है, 10 ओवर ही हुआ था तीसरे इनिंग्स पर और मैच हो गया था
टाई। आपको पता ही होगा कि सीजन के शुरुआत से ही बारिश से काफ़ी आसार नज़र आ रहे थे इंग्लैंड के, और मतलब यूके के मैचेस में तो वो उस समय का ही मैच था, तो मैच टाई हो गया। अच्छा, दूसरा मैच, एसेक्स की बैटिंग यहाँ पर हुई खराब, 96 पर वो निपट गए। कुछ रन बनाया था लॉरेंस ने, पेसर्स का अपर हैंड पहले दिन पर। डरहम ने भी बहुत खास नहीं बनाया था 259, लेकिन फिर भी उनके पास लगभग 150 के आसपास या 150 160 के ऊपर रन का लीड था। बॉलरों में से कौन थे? हार्मर और लॉरेंस के यहाँ पर कुछ विकेट थी, पेसर्स यहाँ पर कोई नाम नहीं है। एसेक्स ने तीसरे इनिंग्स से बनाया 330, ठीक ठाक स्कोर है आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। किसने लीड किया? वाल्टर वेस्ली और साथ में लॉरेंस। लॉरेंस की बातें हम नहीं करते हैं, लॉरेंस अवेलेबल नहीं है। बाकी ये कुछ थे बॉलरों में से कंट्रीब्यूट करने वाले। वाल्टर और वेस्ली आपको यहाँ पर भी दिखे, ऊपर भी दिखे थे, और वाल्टर यहाँ पर 2 विकेट भी उन्होंने निकाला था चौथे इनिंग्स में आकर। और यही जो चीज़ है, यही चीज़ आपको आगे भी दिख जाएगी। चौथा इनिंग्स जब भी आप एसेक्स के सामने बैटिंग करने आते हैं ना, तो आपको ये पकड़ के चलना होता है कि आपका मैच के ऊपर और कोई कंट्रोल रहा ही नहीं। एक ही चीज़ आपको बचा सकता है और वो है वेदर, जो कि यहाँ पर सपोर्ट में नहीं था डरहम के। और किसने ख़त्म कर दिया पूरा मामला? साइमन हार्मर। और इसीलिए ये ग्राउंड जो है एसेक्स का घर भी है और गढ़ भी है, क्योंकि डे 3 के आखिरी 2 सीजन में आके या डे 4 में आके आपको यहाँ पे दिखेगा कि पिच बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साइमन हार्मर जो सीजन स्पिनर जो होते हैं तब हल्ला बोल देते हैं इस तरह की सिचुएशन में। और ये चीज़ हमने पिछले सीजन में भी कई बार बताई हुई है। इस सीजन में अभी तक तो इस ग्राउंड पर मैचेस नहीं हुई है तो हम बता नहीं पाए हैं, लेकिन पिछले सीजन में जो जितने ने भी हमारे साथ बॉब विलिस ट्रॉफी कवर करते हुए देखा था, उनको पता होगा कि इस ग्राउंड पर हमने क्या क्या बताया हुआ है। और यही चीज़ है कि हमेशा एसेक्स चाहती है कि चौथा इनिंग्स उनको बैटिंग करना पड़े, बॉलिंग करना पड़े, चाहे कैसे भी हो, ठीक है। अगर वो टॉस जीतते हैं तब तो वो डिसीजन ले ही लेंगे कि हम पहले बैटिंग करेंगे, ताकि मैक्सिमम तीसरे इनिंग्स तक उनको बैटिंग करना पड़े। और अगर टॉस अगर हार भी जाते हैं तब भी उनका टारगेट यही होता है कि दूसरे इनिंग्स पर हम इतना रन तो बना दें कि हमें दूसरी बार बैटिंग करने का मौका नहीं मिले, ठीक है। और साइमन हार्मर के सामने हम ओपोनेंट को रख दें, और तीसरे चौथे दिन पर जब बॉलिंग करने की बारी आती है एसेक्स की, आप उम्मीद रख सकते हैं कि जो बाकी जो पेसर्स होंगे ना, वो सारे पेसर्स मिला के जितना ओवर करवाएंगे साइमन हार्मर अकेले उनसे ज़्यादा ओवर करवा देंगे और विकेट्स भी लेंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दिखाया, आगे मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं डरहम 123 पर निपट गई थी 56 ओवर बैटिंग करने के बाद, ठीक है। टारगेट कितना था? सिर्फ और सिर्फ 168 का, लेकिन उसको भी करने नहीं दिया एसेक्स की बॉलिंग ने। अगला मैच देखते हैं, ये है मेरे ख्याल से तीसरा मैच। एसेक्स ने पहले बैटिंग करा, 412 रन बनाए। आप नोटिस करो कि बैटिंग फर्स्ट में रन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम इस इनिंग्स को छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर भी हमने रन बनते हुए देखा था। एसेक्स ने जब भी पहले बैटिंग करा है 490 उन्होंने बनाया था, वेस्ली और व्हीटर के कुछ रन्स थे। और यहाँ पर भी जब हम रन बनते हुए देख रहे हैं, फिर से हमें वेस्ली के रन देखने को मिले हैं, साथ में कुक और ब्राउन के कुछ रन्स, और लॉरेंस हैं ही जिनकी ऊपर बातें नहीं करेंगे, और डिक्लेयर दे दिया था उन्होंने, ठीक है। पेसर्स का अपर हैंड, और उसके बाद दोनों इनिंग्स डर्बीशायर को बैटिंग करने को भेज दिया था उन्होंने। फिर से देखो, फिर से सेम चीज़ 146 पर निपटा दिया, सेम ग्राउंड सेम पिच, जहाँ पर एसेक्स जैसी वीक बैटिंग वाली टीम भी 412 बना रही है, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। सामने वाली टीम जैसे ही बैटिंग करने आई, हार्मर ने उनको खा लिया। और उसके बाद तीसरे इनिंग्स पे भी, या फिर आप समझ सकते हैं तीसरे दिन पे भी या चौथे दिन पे, फिर से हार्मर, साथ में पॉटर और कुक के भी कुछ विकेट्स, ठीक है। आप नोटिस करो, यहाँ पर हाईएस्ट रन स्कोरर थे कौन? लॉरेंस, 152 रन उन्होंने बनाए थे। अगर हम फैंटेसी की बात करें तो 152 रन बनाने के लिए समझ लीजिए 200 के आसपास उनको पॉइंट्स मिले होंगे। और यहाँ पर अच्छा, तो ये मैच था। इस सीजन का जो आखिरी मैच हुआ है इस ग्राउंड पर, अगर हम वो भी देख लें तो एक मैच देखिए, अभी तक 3 मैच मैंने आपको दिखाया, एसेक्स ने 2 जीता है और 1 ड्रॉ हुआ है, वही बारिश की वजह से। ये मैच भी देख लो, ठीक है। 166 पर निपटा दिया था फर्स्ट इनिंग्स पे ही। सिडल ने लीड किया कुक और हार्मर के साथ। एसेक्स 217 रन बनाया था, किसने? कुक ने, हार्मर ने, और रायन टेन डुचकाटे के यहाँ पर कुछ रन्स थे। पेसर्स का अपर हैंड, और मैच यहाँ पर भी मतलब काफ़ी हद तक हाथ के बाहर जा रहा था वार्विकशायर से, लेकिन वही बात है कि वेदर सामने आ गया और मैच यहाँ पर बचा लिया, आप कह सकते हैं वार्विकशायर ने। नहीं तो यहाँ पर भी रिजल्ट आप समझ सकते हैं 66 पर 1 हो ही चुका था उनका, तो हालत ख़राब हो ही सकती थी उनकी। अच्छा, तो ये है अभी तक इस सीज़न के मैचेस, ठीक है। और बहुत ही इजीली आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है।
फिर भी आप कह सकते हैं कि पहले 1-2 दिन पे फिर भी कभी कभार रन बन भी जाते हैं, एसएक्स ने भी बनाया हुआ है। बैटिंग कोलैप्स भी होते हैं, लेकिन रन अगर बनते हैं तो पहले 1-2 दिन में ही बनते हैं, लेकिन उसके बाद से जैसे ही स्पिन आना शुरू हो गया, वहाँ पे मैच पे वापसी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एसएक्स के अगेंस्ट में। सही है। अच्छा, पिछले सीजन का जो बॉब विलिस का एक मैच था वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि क्या गुल खिलाया था एसएक्स के बॉलरों ने, क्योंकि सारे के सारे मैचेस उन्होंने जीता था इस राउंड पर। तो एसएक्स ने यहाँ पर बना था 262, लीड किया था किसने, कुक ने। फिरोज खुशी अवेलेबल नहीं है, वीतर और वाल्टर के कुछ रन। पेसर्स का अपर हैंड डे 1 पे सारे के अगेंस्ट में मैच था। सारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप वाली टीम रहती है, लेकिन यहाँ पे उनके बहुत सारे प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे थे। तो हार्मर और पॉटर, एसएक्स की बैटिंग यहाँ पर भी ठीक ठाक रही, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। कुक फिर से, वेस्ली, वाल्टर, वीटर, ठीक है, काफ़ी कॉमन नाम आ रहे हैं आपके सामने। पेसर्स का ही अपर हैंड था। स्पिनर्स का कुछ कुछ कमबैक उन्होंने करा, लेकिन उतना क्वालिटी वाले स्पिनर यहाँ पे थे नहीं, तो ज़्यादा कुछ डोमिनेट वर्क नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही तीसरे चौथे इनिंग्स पर आ गए, हार्मर ने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ठीक है, सेम चीज़ सेम कहानी अगर आप चाहते हैं फिर से तो बैक करके देख सकते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करवाना चाहता, टाइम बर्बाद होगा क्योंकि। तो ये हैं सारी चीज़ें। एसएक्स क्यों यहाँ पे डोमिनेट कर रही है, अपने बॉलिंग की वजह से। बैटिंग बहुत ख़राब भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत अच्छा भी नहीं कहूँगा, इतना तो सही हो ही जाता है कि रिजल्ट ला पाए। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट जो उनका है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से तीसरे चौथे दिन में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एसएक्स के अगेंस्ट में कोई भी चांस नहीं मिलता है ओपोनेंट टीम को। अभी देखिए, ये हिस्ट्री है, ज़रूरी नहीं कि आज भी यही हो सकता है हिस्ट्री बदल भी जाए, लेकिन कुछ तो बेसिस चाहिए आपको ना, कुछ तो बेसिस के कुछ चीज़ को बेसिस करके आपको सोचना पड़ेगा। तो जो चीज़ है वो ये है। बाकी अगर आप कुछ दूसरा सोचना चाहते हो तो बिल्कुल सोच सकते हो, लेकिन जो बेसिस है वो हमारे पास यही है, और इसी बेसिस पर हम हमारा थॉट प्रोसेस लीड करेंगे और टीम भी बनाएंगे। सही है। अच्छा, ग्राउंड पे अगर मैं बात करूं तो बैटिंग बहुत कंसिस्टेंट नहीं हुआ है इसका, ठीक है। 250 300 अच्छा स्कोर ही हो जाता है उनके लिए जीतने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ बैट्समैनों के अगर मैं नाम बताऊं जिनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और परफॉर्मेंस भी है, तो जैसे एलिस कुक आपको दिख जाएंगे 42, और वेस्ली का नाम आपको दिख जाएगा। वेस्ली काफ़ी नाम इनका आ रहा है, हेड टू हेड में भी कई बार इनके नाम आपने देखे हैं, ग्राउंड पे भी ठीक ठाक है, मैं कहूँगा बहुत खास नहीं। 32-33 के भीतर औसत है इनका। और इस सीजन के अगर मैं मैचेस को देखूं तो आपको जो बैट्समैन दिख जाएंगे उनमें से वेस्ली पहले मैच में उन्होंने दोहरा लगाया था वीतर के साथ, वाल्टर के साथ। उसके बाद दूसरे मैच पर तो हमें वाल्टर फिर से देखने को मिले थे, वेस्ली फिर से देखने को मिले थे। तीसरे मैच पर अगर हम आए तो फिर से वेस्ली हमें देखने को मिले हैं कुक के साथ और ब्राउन के साथ। चौथे मैच पर अगर हम आए तो यहाँ पर हमें कुक देखने को मिले थे और बाकी हार्मर वगैरह कुछ रस। और पिछले सीजन का जो एक मैच हमने देखा था यहाँ पर भी कुक और वाल्टर हमें देखने को मिले हैं, वाल्टर का भी नाम और वेस्ली फिर से। तो वेस्ली का रन है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल साइलेंट रहे हैं, कुछ ना कुछ तो वो करके गए हैं, बहुत ज़्यादा भले ही नहीं हो, ठीक है। और बॉलरों में से तो आपने देख ही लिया कि साइमन हार्मर ही होते हैं, वो मैं दिखा नहीं रहा फिर से। और पॉटर पिछले सीजन तक और इस सीजन में कुक ने काफ़ी हद तक कमबैक करा है, लेकिन पॉटर का नाम आपको कंसिस्टेंटली मिलेगा ही, भले ही वो कुक के पीछे रहे या कुछ हो। हेड ट्रेड में भी सिर्फ पॉटर का नाम ने देखा था, ग्राउंड पे भी पॉटर हैं, भले ही कुक से थोड़ा सा कम है लेकिन है। अभी तक इस सीजन में क्या हुआ है, अगर हम बैटिंग से देखें तो वेस्ली आपको यहाँ पर भी देखेंगे 41 का औसत है और हाईएस्ट रन स्कोरर वो चल रहे हैं। लेकिन बाकी बैट्समैनों का अगर आप देखेंगे ना तो बहुत खास कुछ आपको दिखेगा नहीं। हार्मर 34, वाल्टर जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और मैं हमेशा ही कहता हूँ एसएक्स की टीम में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेयर में से हैं मेरे लिए पॉल वाल्टर। इनको मैं पिछले सीजन से ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इनको सही से टीम इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन अभी इनको प्रॉपर्ली मौका मिला है 40 मैचेस में और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मैं कहूँगा बहुत खास कुछ नहीं लेकिन ठीक ठाक कर रहे हैं। 33-34 के भीतर इनका भी औसत है। लेकिन बाकी जो मेजर बैट्समैन हैं, एलिस्टर कुक सिर्फ 29, ब्राउन भी 28, खास कुछ नहीं हमें देखने को मिला है। नॉटिंघमशायर की तरफ से हालांकि बैटिंग में काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, जहां पर बेन स्लेटर आपको दिख जाएंगे 45, क्लार्क, टकेट, मुलानी, मोर्स और लिंडन जेम्स भी इन्होंने अच्छा करा हुआ है। इन्होंने बॉलिंग से भी कुछ विकेट्स निकाले हुए हैं। बॉलिंग में बात करी जाए तो साइमन हार्मर ऑफ कोर्स जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, और उसके बाद कुक जैसा मैंने बताया इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, वो पॉटर से ज़्यादा विकेट उन्होंने निकाले हुए हैं। और सिडल नॉटिंघमशायर की तरफ से बॉलिंग पे डेन पैटरसन को उन्होंने लिया है। डेन पैटरसन साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं, आपको पता ही होगा डॉल्फिन्स की टीम के होकर वो काफ़ी रेगुलरली खेलते थे। और फ्लेचर, ये कुछ नाम अभी तक हमें देखने को मिले हैं। फ्लेचर ने इस सीजन में काफ़ी अच्छा काम करा हुआ है और जिसकी वजह से नॉटिंघमशायर के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पिछले सीजन में मैंने आपको बताया कि बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं होती थी, इसलिए रिजल्ट्स नहीं आते थे, लेकिन इस सीजन में फ्लेचर और अभी पैटरसन का अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है बॉलिंग से, जिसकी वजह से रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छी तरीके से इनकी तरफ से आ रहे हैं। तो ये हैं सारे रिकॉर्ड्स, ये हैं सारी ऑब्जर्वेशंस
हेड टू हेड की चीज़ें, ग्राउंड की चीज़ें, इस सीज़न के परफॉर्मेंसेस मतलब करंट फॉर्म, सब कुछ हमने आपको नोटिस करवा दिया है। आई होप ये काफ़ी है आपके लिए अभी खुद से कुछ सोचने का और खुद से टीम बनाने का। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ, और यहाँ पर जो जो चेंज होने वाला है, माइकल पेपर आएंगे डैन लॉरेंस की जगह पर। डैन लॉरेंस आपको पता ही होगा इंग्लैंड टीम में खेल रहे हैं। अब ये माइकल पेपर कौन है? अगर हमने पिछले सीजन का वाइटलिटी ब्लास्ट हमारे साथ देखा होगा तो ये नाम आपको थोड़ा थोड़ा याद होगा। माइकल पेपर वन ऑफ द मोस्ट मतलब टैलेंटेड प्लेयर्स में से हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में, मतलब जो सेकंड टीम वगैरह होता है वहाँ पे, बी टीम ए टीम जो होते हैं वहाँ पर ये काफ़ी कंसिस्टेंटली खेलते हैं। और हर फॉर्मेट में, ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ इसी फॉर्मेट में हो, और काफ़ी तेज़ खेलते हैं। ये एक ऐसे प्लेयर हैं कि 4 डे मैच है मतलब 40-50 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे, ये 80-90-100 के स्ट्राइक रेट से ही खेलेंगे और काफ़ी कंसिस्टेंट रन बनाते भी हैं। स्मॉल लीग में मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि अन्य पोजीशंस पे अन्य प्लेयर्स का आपको लेना पड़ेगा, जो तो इनको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनको एक चांस लेके देख सकते हो आप, बड़ी लीग या मिनिजियल वगैरह खेल रहे हो तो। काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। इस सीजन में भी एक मैच वो खेल चुके हैं, लास्ट मैच जो था रन बनाया था, सेकंड टीम के होकर भी कंसिस्टेंटली उन्होंने रन बनाए हैं, वहाँ पर कीपिंग भी करते थे। अभी तो कीपिंग करने का मौका उनको नहीं मिलेगा, लेकिन बैटिंग से ही सही, लेकिन आप इनको कंसिडर कर सकते हो। बाकी अगर हम प्लेयर्स की बात करें तो हमारे टीम में सबसे बड़े जो एक दो पंड बन सकते हैं ना, वो है वेस्ली और वाल्टर। वाल्टर को मैं कहूँगा फिर भी कुछ लोग रखेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी बॉलिंग करवा रहे हैं और अभी इनका थोड़ा बहुत पॉइंट भी है ड्रीम 11 पे, लेकिन मेरे ख्याल से वेस्ली को कोई भी कंसिडर करने वाला है नहीं। इसके सिवाय अगर आप सेफ बैट्समैनों के साथ देखना चाहते हो तो एलिस्टर कुक, जिनका इस ग्राउंड पे तो अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन ना ही हेड टू हेड में और ना ही इस सीजन में उनका बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है, लेकिन इस ग्राउंड पे ठीक ठाक है। ठीक है, 40 का औसत मतलब आप समझ सकते हैं, ठीक ठाक है। निक ब्राउन हमारे लिए एक और बहुत बड़े पंट होने जा रहे हैं और मेरे टीम में ये आपको दिख जाएंगे। आखिरी 5 में से 4 इनिंग्स पे अगेंस्ट नॉटिंघमशायर उन्होंने रन बनाया हुआ है। इवन इस सीजन में भी दोनों ही इनिंग्स पर उनका रन था। उसके बाद रायन टेंडुलकर आएंगे, जिनका भी कुछ खास अभी तक चल नहीं रहा है। विटर जो पिछले सीजन में बहुत ही बढ़िया फॉर्म पर थे, मतलब स्टैंड आउट परफॉर्मर थे, इस सीजन में अभी तक तो कुछ खास उन्होंने करा नहीं है। उसके बाद बॉलरों में से तो साइमन हर्मन आपकी टीम में आ ही गए। कुक और पॉटर में से एक को आपको मैनेज करना है। मेरे ख्याल से मैं सिडल को मेरे टीम में नहीं ले पाऊंगा, इसलिए नहीं कि कुछ खराब उन्होंने करा होगा, 2 रीज़न है। ठीक है, एक जो मुझे लग रहा है कि ये जो मैच होने जा रहा है ना, ये है आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे होने जा रहा है इस सीजन में, मतलब 4 डे मैच की अगर मैं बात करूँ तो। और जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आखिर के मैचेस में आते आते ना ये जो पिचेस होते हैं, ओवरऑल मैं यूके की बात कर रहा हूँ, पिचेस जो होते हैं काफ़ी स्लो हो जाते हैं। ठीक है, और ये तो फिर भी एक स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है जहाँ पर तीसरे चौथे दिन में हमें वैसे भी स्पिन देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी अगर पिच थोड़ा स्लो होने लगा तो क्या पता कि डे 1 से ही हमें पेसर्स के लिए खास कुछ देखने को नहीं मिले। ठीक है, ये एक रीज़न है। अगर आप परसेंटेज देख के जाना चाहते हो, आप सिडल को मैनेज कर सकते हो, मैं यही बता देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम कंसीडर कर सकते हैं सिडल के जगह पर। ठीक है, बाकी तो कुक और पॉटर में से आपको एक को लेना ही है। एक आपकी टीम में मस्ती होना चाहिए, अगर आप सिडल को लो नहीं लो, लेकिन इन दोनों में से एक आपकी टीम में ज़रूर से होना चाहिए। अगर फर्स्ट बॉलिंग करवा रही है टीम टॉस जीत के और एक्स्ट्रा कोई स्पिनर नहीं खिलवा रही है, तब आप सिडल को कंसीडर कर भी सकते हो। बेंच पे आपको बेन एलिसन भी दिख जाएंगे, जो भी काफ़ी कंसिस्टेंट बॉलर हैं और बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन मुझे इनका जगह बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगे, मैं पर्सनली ब्राउन के साथ रिस्क लूँगा। अगर आपको नहीं लेना है आप मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वाल्टर को भी मैं लूँगा, और वेस्ली और कुक में से कोई एक अगर मुझे तीसरा बैट्समैन चाहिए। हार्मर मस्ट हैव है, और ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं सेफेस्ट एंड द सेफेस्ट कैप्टन मैसेडन चॉइस भी है। तो यहाँ से हो गए 4 प्लेयर, इन दोनों में से कोई एक 5 प्लेयर। छठा प्लेयर शायद मैं वीतर के साथ चला जाऊँ, क्योंकि इनको कीपिंग करनी पड़ेगी 2 इनिंग्स, बैटिंग से है कुछ भी करें। बस यही कुछ है जिनके साथ मैं स्मॉल लीग में जाना पसंद करूँगा। बड़ी लीग में ऑफकोर्स पेपर के साथ मैं ट्राई करूँगा, लेकिन छोटी लीग में इनको मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नीचे आएंगे नॉटिंघमशायर की तरफ से, तो जो प्लेयर्स हमारे लिए अच्छा, कॉम्पटन आ सकते हैं वापस हासिब हमीद के जगह पर, क्योंकि ये नेशनल टीम के साथ जुड़ चुके हैं। जो प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बेन डकेट जो बहुत ही अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं, इनका कोई रिकॉर्ड भले ही नहीं है, लेकिन जिस फॉर्म पर ये चल रहे हैं आप इनको स्मॉल लीग में इग्नोर नहीं कर सकते, और इनका परसेंटेज भी काफ़ी हाई है। उसके बाद बेन स्लेटर, इनका नाम हमने कई बार देखा है इस पिक्चर में बनाते हुए। कुछ रन उन्होंने बनाए, इस सीज़न में भी एक मैच हुआ था वहाँ पर भी उनका कुछ रन था शायद, और अच्छे फॉर्म पर भी चल रहे हैं, तो वो तो बोनस है ही। उसके बाद लिंडन जेम्स ऑलराउंडर सेक्शन में
होंगे, लेकिन इनको ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर ही कंसीडर करना। बैटिंग से काफ़ी अच्छे फॉर्म पर है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। और ये सिर्फ मैं इस सीजन के जो काउंटी मैचेस हुए हैं उसको देखकर नहीं बता रहा, इनका जो फ्रेंडली मैचेस का परफॉर्मेंस था, प्री सीजन जो मैचेस हुए थे वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला हुआ था, और बैटिंग बॉलिंग भी थोड़ी बहुत करवा ही लेते हैं। मुलानी जिनका इस फिक्चर में काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं हिस्टोरिकली, लेकिन काफ़ी एज हो चुकी है इनकी और उतना मतलब ज़्यादा अभी बॉलिंग भी नहीं कर पाते हैं। कंसिडर कर सकते हो आप अगर आप स्पेस मैनेज कर पाओ, लेकिन मुझे लगता है इनको लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। आप लिंडन जेम्स और मुलानी में से किसी एक को ही ले सकते हो। मोर्स उसके बाद कीपर हैं, बॉलर में से ल्यू फ्लेचर तो मस्ट हैव है ही। इसके सिवाय आपके पास 2 या फिर आप कह सकते हैं 3 मेजर ऑप्शन हैं जिनमें से आपको एक आध बॉलर लेने हैं, ठीक है। जैक चैपल जो पिछले सीजन के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, पैटरसन जो इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप इस सीजन के फॉर्म के हिसाब से देखना चाहते हो तो पैटरसन का ही प्रायोरिटी आएगा। चैपल पिछले सीजन में काफ़ी अच्छा उन्होंने करा हुआ था। और तीसरे जो बॉलर है जिसको मुझे लगता है कोई भी, मैंने कहा कोई भी नहीं लेने वाला, वो है पैटरसन वाइट। अब ये पैटरसन वाइट कौन है? लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में, और सबसे बड़ी बात ये थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं। आप इनको कहाँ पे कंसिडर कर सकते हो? अगर आपको दिखे कि नॉटिंघमशायर पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रही है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि तीसरे चौथे दिन में हो सकता है कि इनको बॉलिंग करनी भी पड़ जाए। अभी नहीं भी बढ़ सकती है, हो सकता है कि एसेक्स एक इनिंग्स में इतना रन बना दे कि नॉटिंघमशायर को दूसरी बार बॉलिंग ही नहीं करनी पड़े, हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं पे चांस दिख रहा है कि कुछ ऐसा हो कि तीसरे चौथे दिन में नॉटिंघमशायर की बॉलिंग करने का मौका मिले, तो वहाँ पर आप पैटरसन वाइट को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि तब जाके स्पिनर का रोल आएगा और ये टीम के बेंच स्पिनर भी होने वाले हैं, थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। और अगर समझिए 3-4 विकेट ही निकालते हैं दोनों इनिंग्स मिलाकर, और अगर 30-40 रन भी बना देते हैं दोनों इनिंग्स मिलाकर, तब भी आप काफ़ी काम पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है। लेकिन मैं शायद फ्लेचर को तो लूँगा ही, उसके बाद पैटरसन के साथ ही जाऊँगा, ठीक है। अगर मुझे पेसर देखना पड़े और अगर स्पिनर देखना पड़े तो पैटरसन वाइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। बेंच पे आपको कार्टर का भी ऑप्शन दिख जाएगा जो फ्रंट लाइन स्पिनर है। देखना कि प्लेइंग 11 कैसी हो रही है। अगर टीम कार्टर और पैटरसन वाइट दोनों को ही खिला रही है, 100% आप श्योर हो सकते हो कि पिच में स्लोनेस आ गई है, ठीक है। और तब जाके स्पिनर्स का रोल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हटन जो पेसर हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट विकेट टेकर नजर आए हैं लोअर डिवीजन क्रिकेट में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इनको खेलने का मौका मिलेगा। एक बार के लिए हो सकता है कार्टर को मौका मिल जाए अगर टीम को लगे, लेकिन हटन का मुझे कोई नंबर नहीं दिख रहा है। कैप्टन मैक्सवेल चॉइस की बात करें तो एसिस की तरफ से कुक और हार्बर से फर्स्ट पे होंगे, और उसके बाद राइटर स्टॉटर वाल्टर। रिस्क में जाना है तो ब्राउन और वेस्ली जैसे कि हमने बताया है, और कुक बॉलरों में से। नॉटिंघमशायर की तरफ से डकेट और मुलानी अभी लोगों के कैप्टन मैक्सवेल ऑप्शन में से हैं, और उसके बाद स्लेटर को भी काफ़ी लोग लेंगे, आप कंसीडर कर सकते हो। और फ्लेचर तो है ही, लोगों के मेन पेसर होने वाले हैं ये। और रिस्क लेना है तो लिंडन जेम्स यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में, और पैटरसन वाइट और जो क्लार्क जो कीपर सेक्शन में है, उतना अच्छा अभी तक तो खरा नहीं है। 4 हाफ सेंचुरीज बनाई है लेकिन खास कुछ नहीं। और इस ग्राउंड पे एसेस के बॉलर के अगेंस्ट में कोई एक्स्ट्रा बैटिंग को कंसिडर करना मुझे लगता है थोड़ा रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर अभी तक बना के रखा है और काफ़ी रिस्की है, जैसे कि हम हमेशा ही बनाते भी हैं, लेकिन लॉजिक भी है, ठीक है। अच्छा, कीपर सेक्शन में मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है। वीटर को मैंने रखा है कि इस ग्राउंड पे उनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जब भी उनको मौका मिला है। और एक बार के लिए हो सकता है कि मोर्स को 2 बार कीपिंग करने का मौका नहीं मिले, लेकिन वीटर को 2 बार कीपिंग करने का मौका ज़रूर मिलेगा, ये मेरा सोच है यहाँ पे। और तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे एक फ्रंटलाइन स्पिनर है जो majority ऑफ द ओवर्स करवाएंगे, तो कॉट बिहाइंड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वीटर को वहाँ से भी कुछ कैचिंग वगैरह के पॉइंट्स मिल सकते हैं, यही लॉजिक है। लेकिन हो सकता है कि बैटिंग से इनसे कोई ज़्यादा पॉइंट देखे जाए, जैसे कि जो क्लार्क वगैरह, तो आप उनके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में डकेट हमारे टीम में जरूर होंगे। ब्राउन का रिस्क मैं पर्सनली लूँगा, आपको लेना है लो, नहीं लेना है तो आप सेफ जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेस्ली के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लिया है, अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं और यही चीज़ है जो मुझे फोर्स कर रहा है ये रिस्क लेने के लिए। अगर आपको सेफ जाना है कुक के साथ जा सकते हो, कुक को काफ़ी लोग वाइस कैप्टन बना रहे हैं, और जो लोग होते हैं जो कैप्टन वाइस कर रिवर्स करके आ जाते हैं वो कैप्टन भी बना सकते हैं, ये सोच के रखना, ठीक है। तो ये कुछ सिलेक्शन हैं जो बैटिंग सेक्शन में आप कर सकते हो। बॉल यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में तो हार्बर मस्ट हैव है ही, और ये मेरे किसी भी टीम में होंगे, और अगर मैं समझ लीजिए ग्रैंड लीग की टीम से बनाता हूँ तब भी ये मेरी टीम में होंगे भी, और कैप्टन वैसे भी होंगे, ये मैं पहले बता रहा हूँ। स्मॉल लीग में तो कैप्टन है ही। वाल्टर को मैंने लिया है, अच्छा कर रहे हैं ये भी, इसी दिन में थोड़ी सी बॉलिंग भी करवा देंगे। वाल्टर को भी आप ऐसे बैटिंग ऑप्शन में कंसीडर करना, बॉलिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो बेहतर,
ठीक है। देख सकते हो आप मुलानी, जिनको काफ़ी लोग ले भी रहे हैं और हिस्टोरिकली थोड़ा बहुत नाम इनका है, तो इसीलिए मैंने इनको ले रखे रखा है। लिंडन जेम्स को मैंने रखा है, आखिरी हेड टू हेड में इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है, अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं और थोड़ी सी बॉलिंग करवा देंगे, बॉलिंग क्वेश्चन मेरे को देंगे। इसीलिए आप इन दोनों में से किसी के जगह पर यहाँ पर अगर चाहो तो यहाँ पर कीपर सेक्शन में से किसी को ले सकते हो, या फिर बैटिंग सेक्शन में आपको स्लेटर दिख जाएगा, अब इनको भी ले सकते हो। स्लेटर एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन बन सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी ऑफ द जनता इनके साथ जाएगी भी, लेकिन इनका इस हेड टू हेड में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बॉलर सेक्शन में फ्लेचर हमारे लिए मस्ट हैव है। बाकी इन दोनों के साथ आप कुछ कर सकते हो। आप पैटरसन की जगह पर अगर पैटरसन वाइट चाहते हो ले सकते हो, चैपल को ले सकते हो, और कुक के जगह पर आप सेफ, बिल्कुल सेफ जाके सिडिल के साथ भी जा सकते हो, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल्टरनेशन आप जहाँ पे कर सकते हो वो है यहाँ पर एक स्लॉट, यहाँ पर एक स्लॉट, और इन दोनों के साथ, और शायद यहाँ पे वाल्टर के साथ भी, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पर आप कुछ अगर अलग करना चाहते हो कर भी सकते हो। मैं हो सकता है पर्सनली इसी टीम के साथ जाऊँ, एक आध चेंज करके। कैप्टन विदाउट एनी डाउट मुझे लगता है हर बार होना चाहिए आपके लिए, ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अगर एसिक्स पहले बैटिंग करती है तो वेस्ली को भी आप कंसिडर कर सकते हो, वो अच्छे फॉर्म पर चल रहे हैं और बैटिंग फर्स्ट में हमने रन बनाते हुए देखा है। इस ग्राउंड पे कंसिस्टेंट रन तो उनका है, अभी कितना रन बनाएंगे, उनसे ज़्यादा कोई बनाएंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन है। ऑप्शन नंबर 2 है ब्राउन, ठीक है। रिस्क होगा पहले तो इनको पिक करना ही, उसके बाद अगर वाइस कैप्टन आप बनाना चाहते हो तो और भी ज़्यादा रिस्क, तो वो सोच के ही करना। तीसरा ऑप्शन जो है वो है फ्लेचर, ठीक है। कुछ नहीं तो ये कंसिस्टेंटली आपको बॉलिंग से तो पॉइंट देते ही रहेंगे, जो अच्छा इस सीजन में कर भी रहे हैं, और इस सीजन के पहले भी हमने हेड टू हेड में न जाने कितनी बार इनका नाम देखा है, और ये थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये 3 ऑप्शन मुझे स्मॉल लीग के लिए दिख रहा है, जिनको आप सोच सकते हो। बड़ी लीग में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप बॉलरों में से भी जा सकते हो, लिंडन जेस को भी ट्राई कर सकते हो, ये कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन स्मॉल लीग में मुझे लगता है ये 3 आपके लिए सही ऑप्शन बन सकते हैं। एलिस्टर कुक को मैं कंसिडर नहीं कर रहा उनके फॉर्म की वजह से, और हेड टू हेड में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ उनके सपोर्ट में बात कर रहा है, और वो है ग्राउंड। अगर आप उनको बनाना चाहते हो, लेना चाहते हो, ले सकते हो। मुझे नहीं लगता बहुत दिक्कत होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि लॉजिकली इनसे बेटर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थोड़ा सा लंबा है मुझे पता है, लेकिन कोशिश किया है कि जितना हो सके डेप्थ में आपको बताने की, कुछ भी चीज़ें आपसे छूट नहीं जाए, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।